मेरी आवाज भी आ रही है और ठीक है, स्लाइड भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा ये पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट हो गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, डिस्प्यूट एक्ट, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, सोशल सिक्योरिटी में वर्कमेंस कंपनसेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस और मेटर्निटी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट हम कल कर चुके हैं, माइंस एक्ट कर चुके हैं। ठीक है, जो अब हमारा जो पेंडिंग है, जो हम शुरू कर रहे हैं, वो यहां से आज शुरू कर रहे हैं मिनिमम वेजेस से। ठीक है, ये सारी चीजें भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। अब बात रही एमसीक्यूज की, कुछ टॉपिक्स के पर टॉपिक 20 क्वेश्चंस में 3 टॉपिक्स के अपलोड कर चुकी हूँ जिन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे। ये फर्स्ट राउंड ऑफ एमसीक्यू है। वी विल हैव 2 राउंड्स ऑफ गुड एमसीक्यू। अभी हम 20 कर रहे हैं, फिर इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं बढ़ा दूंगी। ठीक है, उसके बाद में हम एक थोड़ा सा मॉक भी लेंगे। राइट, सो यू विल हैव इनफ, आपके पास में नंबर ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए इनफ होंगे। मतलब काफी, इतने सारे मैं आपको एमसीक्यूज करवा दूंगी कि आपको चीजें रट जाएंगी। रही बात नोट्स की, पीडीएफ्स की, आई विल अपलोड देम। ये जो क्लास नोट्स होते हैं, मैं अभी फिलहाल के लिए इनको अपलोड कर रही हूँ। बाकी जो स्टडी नोट्स है, स्टडी नोट्स और क्लास नोट्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लास नोट्स का मतलब ये है जो मैं क्लास में अभी पढ़ाती हूँ, वही हिंदी इंग्लिश दोनों टेबल फॉर्मेट में होते हैं। इसके अलावा जो स्टडी नोट्स है वो भी अपलोड कर दूंगी। फिलहाल आप इससे पढ़ेंगे। द रीजन इज, मैं उसके अंदर में कुछ चीजें ऐड ऑन कर रही हूँ, कुछ चीजें आपकी स्टडी के पर्पस के लिए पॉइंटर्स वगैरह ऐड ऑन कर रही हूँ। हिंदी मीडियम हो या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, दोनों के लिए ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हैव द पेशेंस। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपके पास में जो नोट्स आएंगे वो बहुत ऑथेंटिक, क्वालिटी वाइज और बहुत वैलिड नोट्स होंगे। यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन नोट्स के बाद में फिर। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, फिलहाल क्लास नोट से पढ़ेंगे, दैट विल हेल्प यू लॉट। आपके पास अभी बहुत टाइम है चीजों को कवर करने के लिए। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बहुत बड़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसमें शायद 30 सेक्शन है, जो कि काफी इजी है समझने के लिए। इसको भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। स्कीम से रिलेटेड भी सारी चीजें अवेलेबल हैं, उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो आपको घबराने या हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि चीजें कैसी होंगी। हम बहुत सारा सिलेबस कर चुके हैं। आपको ये सिलेबस को रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। एमसीक्यू टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ की, एमसीक्यूज की भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, नोट्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। एक बार डाउनलोड करने के बाद में आप उनको प्रिंट लेके अपना प्रिंट आउट करवा के आप उन्हें रिवीजन कर सकते हैं। जब हमारी ये सारी चीजें, ये पूरे के पूरे लॉस खत्म हो जाएंगे, फिर हम रिवीजन सेशन लेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे, जहां पे मैं हर एक लॉ को आपको रिवाइज करवाऊंगी, पॉइंटर्स दूंगी। ठीक है, बस इन चीजों में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपका, और आपका मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करेंगे। आप पेशेंस रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, तो चीजें सही तरीके से चलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको आज बतानी थी रिगार्डिंग द सिलेबस। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन देना है, आपको कोई पॉइंट ऐड ऑन करना है, तो आप मुझे बता दीजिए। बस नोट्स को लेके थोड़ा पेशेंस रखिए। द रीजन इज, इन नोट्स को बनाने में टाइम लगता है। इन नोट्स को पॉइंटर सी, मेरा पर्पस या मैं वो नहीं हूं जो आपको कॉपी पेस्ट करके पूरा उठाकर दे दूंगी। मैं पॉइंटर्स के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ उसको कन्वर्ट करके इजी लैंग्वेज में ही नोट्स देती हूँ शुरू से ही। मेरे एमसीक्यूज रैंडम एमसीक्यूज नहीं होते हैं, वो एनालिसिस करके एमसीक्यूज बनाए होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कहती, ये मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, ये एग्जाम कहती है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के चलेंगे तो आपकी स्टडी बहुत अच्छे से होगी। राइट, अब इसके अलावा आपको कोई कोई चीज ऐड ऑन करनी है, आपको कोई चीज चाहिए कि मुझे, हाँ मैम अगर आप ये और ऐड कर देंगे। मैंने सारी बातें बता दी, मॉक होगा, एमसीक्यूज के 2 राउंड्स होंगे, रिवीजन होगा। ठीक है, सारी चीजें होंगी, बस पेशेंस रखें। चलो, तो हम आज पढ़ेंगे द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अब ये लॉ क्या है,
सी किसी भी लॉ को पढ़ने के से पहले या पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसके पीछे का पर्पस समझिए, उसके पीछे का उद्देश्य क्यों बनाया गया, ये लॉस क्यों बनाए गए हैं, या मिनिमम वेज एक्ट या ये अधिनियम को लाने का पर्पस क्या था, ऐसी क्या जरूरत थी कि इस लॉ को बनाना पड़ा। ठीक है, लॉस क्या होते हैं, लेजिस्लेशंस क्या होते हैं, या अधिनियम क्या होती है, ये एक बाइंडिंग होता है, ऑब्लिगेशन होता है, एक जिम्मेदारी होती है एक एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है, नियोक्ता के ऊपर, कि वो अपने अंडर काम कर, अगर आप कंपनी अपना प्रतिष्ठान चला रहे हो, कारखाना चला रहे हो, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, उनको एक प्रॉपर सेफ एनवायरमेंट दें, उनको एक प्रॉपर फैसिलिटीज दे, उनकी जो सैलरी बनती है, उनके जो वेजेस बनते हैं, उनको वो सही वक्त पे दे। तो सही वक्त पर देंगे, बिना डिडक्शन के, बिना अननेसेसरी उसमें कटौती किए हुए, साथ ही साथ एक मिनिमम न्यूनतम सी हर एक एम्प्लॉय की हर एक लोकेशन के हिसाब से, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, एक इंडिविजुअल अडल्ट की नीड के हिसाब से उसका खर्चा होता है। उसकी अपनी फैमिली होगी, 4 लोग होंगे, नॉर्मली 4-5 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं फैमिली में, मिनिमम 4 लोग फैमिली में होंगे। उसके अलावा उसके एज एन अडल्ट, ठीक है, वयस्क, उसकी अपनी खुद की नीड होती है, खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी क्या चीजें हैं, ये बहुत बेसिक चीज है। ये सब क्या है, इनके बिना तो सर्वाइवल सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। वो इंसान को आप ऐसे वेजेस देंगे, वो आपको काम करके दे रहा है, और आपको इतना बेसिक भी आप अगर उसका फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में जब इंडिया में इंडस्ट्रीज पीक पर थी, तब एक्सप्लॉइटेशन भी पीक पर था। एक्सप्लॉइटेशन पीक पर था मतलब ना ही वर्कर्स को या मजदूर को समय पर सैलरी मिलती थी, जब जिसका मन चाहा, जैसा चाहा उसको पैसे दे दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए, काट के दे दिया, बेवजह का फाइन लगा दिया, ये सारी चीजें होती थी। तो जैसे जैसे विरोध हुआ, ठीक है, लेबर मूवमेंट हुई, लोग सामने आए, फिर गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया, सरकार बीच में आई, ठीक है, उन्होंने ये लॉज बनाए, लेजिस्लेशन बनाए, और एक एम्प्लॉयर के ऊपर, नियोजक के ऊपर ये डाल दिया कि नहीं, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप प्रतिष्ठान कारखाना चला रहे हैं, तो आप एक एम्प्लॉय को इतनी तो सैलरी देंगे, इतना तो वेजेस देंगे कि उसकी मूल चीजें, बेसिक चीजें फुलफिल हो, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो खर्चा होता है, वो फुलफिल होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है, अब ये कब आया था, कब एप्लीकेबल हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है ये लॉ, अगर आप इनके प्रोविजंस को अच्छे से समझेंगे। सेक्शन नंबर 2 इंटरप्रिटेशन, या धारा 2, जो कि हम इनको परिभाषाएं, इंटरप्रिटेशन का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि इस अधिनियम के अंदर में जो शब्द, जो टर्म्स यूज किए गए हैं, उनकी परिभाषाएं। शॉर्ट सेक्शन 1 में क्या होता है कि टाइटल, यूजुअली हर लॉ का एक स्ट्रक्चर है कि हम सेक्शन 1 में उसका टाइटल बताते हैं, कहाँ एप्लीकेबल होता है ये बताते हैं। तो ये एप्लीकेबल तो पूरे भारत में, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 10 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, ये हर जगह पे, पूरे भारत में हर कारखाने, हर एस्टेब्लिशमेंट पे ये एप्लीकेबल होगा, अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, और अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी अपने अंडर में काम करवा रहे हैं, एम्प्लॉय कर रखा है, तो आपको उसे मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत क्या देना है, मिनिमम वेजेस देने होते हैं। हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, कौन तय करता है, कैसे तय होती है। उसके पहले कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन है, डेफिनेशन है इस लॉ के अंदर, उन्हें पढ़ते हैं। सेक्शन 2A, एडोलसेंट, 2 कुमार। हु इज एडोलसेंट? चाइल्ड होता है, ठीक है, उसके फिर हम एडोलसेंट की डेफिनेशन होती है बीच में, देन अडल्ट होता है, ठीक है, जिसे हम बच्चे की डेफिनेशन में अलग ले सकते हैं, ठीक है, कुमार की डेफिनेशन में इसे ले सकते हैं, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो,
और व्यसक। अब किसको कहेंगे, इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोलसेंट की एज पूछते हैं, चाइल्ड की एज पूछते हैं, अडल्ट की एज पूछते हैं। सो एडोलसेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड his 14th year of age but has not completed his 18 year। जिस व्यक्ति ने 14 साल की उम्र हो चुकी है या वर्ष को 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, लेकिन 18 वर्ष की आयु अभी उसने पूरी नहीं करी है, पूरा नहीं हुआ है वो 18 वर्ष का, तो 14 वर्ष की पूरी हो गई है, 18 का नहीं हुआ है। इस पर्सन 14 और 18 ही याद रखेंगे, कंप्लीटेड यानी पूरी कर ली है 14 और 18 नहीं करी है, इस पर्सन को हम कहेंगे कुमार, या द पर्सन इज कॉल्ड एज द एडोलसेंट। अडल्ट डबल ए, सेक्शन 2 डबल ए, डबल क, ठीक है, दो क बेसिकली। अडल्ट किसको बोलेंगे, ये सभी को पता है, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 18 वर्ष की आयु कंप्लीट हो गई है। सेक्शन 2 बी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दो ख समुचित सरकार। अब ये है क्या, हम लॉ में, हर लॉ में पढ़ते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार। भैया ये है क्या, इसका काम क्या होता है? सी हमारी जो हमारा जो इंडिया है, या हमारे इधर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर में बेसिकली 3 हमारी बॉडीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, जो कि है हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और हमारी जुडिशियल। अब लेजिस्लेटिव जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, लॉ बनाना, और जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव में कौन आएगा आपका, राज्यसभा, लोकसभा और बेसिकली पार्लियामेंट, ठीक है। जुडिशियरी में कौन आते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी सारे चीफ जस्टिस। और आपकी एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, एग्जीक्यूटिव वो बॉडी होती है जो ये लेजिस्लेशन क्या होगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, अधिनियम बनाएगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उस मेक श्योर करेंगे कि ये जो लॉ बनाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काम होता है एग्जीक्यूशन का। जुडिशियरी का क्या काम होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या और भी जो जुडिशियरी है हमारे पास में, लोअर लेवल के कोर्ट की, लेबर कोर्ट हो गए, इनका काम ये होता है कि कोई भी लॉ, इनके पास में रिव्यू पावर होती है। जुडिशियरी का काम होता है कि कोई अगर अधिनियम है, कोई भी एक पॉलिसी है, कोई भी रूल है, वो ऐसा ना बना हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, जहां पे हम अपना हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जहां हम एक कंट्री के, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे, बेसिक अधिकार, जो मूल अधिकार जो है हमारे, वो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी आप कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट, ऐसा कोई भी चेंज, ठीक है, आप नहीं ला सकते जिससे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बदले। तो जुडिशियरी का पावर ये होता है कि ये लॉ जो बनाए हैं, ठीक है, बेसिकली ये इंटरप्रिटेट करते हैं कि भैया नहीं, आपने जो लॉ बनाया है, इस लॉ की वजह से किसी के फंडामेंटल राइट खत्म हो रहे, तो जुडिशियरी वहां रोकेगा, इंटरप्रिटेट करेगा, ये सही है, ये गलत है। अब जो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, इनका काम होता है एग्जीक्यूशन का। लॉ तो बना दिया, लॉ एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव्स, बॉडीज, अथॉरिटीज, ठीक है। अब ये अथॉरिटीज बॉडीज में हमारी अलग अलग बॉडीज आएंगी, हमारे आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये जो समुचित सरकार है, ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा है। मतलब लॉ बन गए, अब उनको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाली गई है, उनको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर डाली गई है, कि आपकी जिम्मेदारी है कि वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो, सही जगह पे। आप देखेंगे कि इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट दी गई है कि 10, अब मिनिमम वेजेस तो हर जगह एप्लीकेबल होगा, तो आप ये देखेंगे कि जहां कारखाना है, एस्टेब्लिशमेंट है, अगर एक एम्प्लॉय है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, एज एन गवर्नमेंट आप जाके वहां पे वो मेक श्योर करेंगे कि ये लॉस पास हो रहे। कैसे करोगे, आप ऑर्डर पास करोगे, आपको अथॉरिटी दी गई है, आपको पावर दी गई है कि आप
ऑर्डर पास करो, आप उनको स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, जनरल ऑर्डर के थ्रू बोलो कि भैया आप एक कारखाना हो, एक फैक्ट्री हो, आप आपके ऊपर ये लॉ लागू हो जाएगा इस दिन से। तो हमारे जो एग्जीक्यूशन है, हम और भी इसको डिटेल में समझेंगे जब चीजें और लॉस आते जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सिंपल ये बताने का मतलब है कि बहुत बार हम समुचित सरकार की परिभाषा पढ़ लेते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बस उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होता है कि क्यों पढ़ते हैं या इनको क्यों डाला गया। पर्पस यही होता है कि वो एग्जीक्यूट करते। इसके अलावा जैसे इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्शन जो है, ये भी एग्जीक्यूशन में आता है, ये भी देखता है कि जो लॉ बनाए हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। आपको जो बोला गया है, आपको बोला गया था इतना मिनिमम वेजेस देना है, आपने दिया नहीं दिया, एम्प्लॉयज को वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं आप उनको डिडक्ट करके दे रहे। ये इंस्पेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्पेक्टर को दी है। तो इंस्पेक्टर भी आपके एग्जीक्यूशन में आएगा। जो आपके कोच होंगे वो भी, जो लेबर बेसिकली लोअर लेवल जो हम कमिटीज बनाते हैं, कमीशंस बनाते हैं, ये भी एग्जीक्यूशन में आते हैं। ठीक है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर में हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होंगे? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो हो सकती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, समुचित सरकार दो तरीके की होगी। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब एक बात याद रखेंगे, इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में, इस अधिनियम में एक अनुसूची है, उस अनुसूची के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट 1 या ए है, पार्ट बी। 1 एंड 2 है एक्चुअली। पार्ट ए के अंदर में आपका नॉन एग्रीकल्चर आता है और बी में एग्रीकल्चर आता है। स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, ए एंड बी नहीं है, 1 एंड 2 है। ठीक है, 1 एंड 2। ए के अंदर में, सॉरी 1 के अंदर में नॉन एग्रीकल्चर लिस्ट आती है और 2 के अंदर में एग्रीकल्चर। अब इसका मतलब क्या है कि इस अनुसूची, एक ही अनुसूची है, उस अनुसूची के अंतर्गत इस अधिनियम को लागू, वो लागू कहां कहां होंगे वो लिस्ट दी गई है। लिस्ट के दो पार्ट्स हैं, 1 और 2। एक में नॉन एग्रीकल्चर और दूसरे इसमें एग्रीकल्चर लिस्ट दे रखी है। तो जो भी आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, समुचित सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये किसके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी? ये स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो मेरे को आई होप आपको ये समझ में आया कि स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? अनुसूचित रोजगार, स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो अनुसूची में या स्केड्यूल में दिए गए हैं, हम उन्हें कहेंगे स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब कैसे पता चलेगा कि सरकार, केंद्र सरकार को बनाने हैं उस एम्प्लॉयमेंट के लिए या राज्य सरकार को बनाने हैं? तो अनुसूची के अंदर में अगर वो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, चाहे 1 पार्ट में हो चाहे बी पार्ट में हो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, कोई एक इंडस्ट्री है, कारखाना है, प्रतिष्ठान है, अगर वो केंद्र सरकार के अंतर्गत है, कंट्रोल में है, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या वहां की समुचित सरकार कौन होगा? वहां पे आपकी केंद्र सरकार होगी। और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रही है तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ होगी? उन स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए जहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, वो सारी स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए केंद्र सरकार ही समुचित सरकार होगी। इसके अलावा कोई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, माइन, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट और एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एक्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी रेलवे प्रशासन के अंतर्गत किए गए अनुसूची रोजगार के या किसी खान तेल क्षेत्र या प्रमुख बंदरगाह या किसी केंद्र अधिनियम के तहत स्थापित निगम के संदर्भ में केंद्र सरकार क्या होगी? समुचित सरकार होगी। और बाकी केसेस में, इनके अलावा जो बचे हुए हैं, एनी अदर स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो बाकी स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है,
उनके लिए हमारी राज्य सरकार क्या होगी? समुचित सरकार होगी। एम आई क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेक्शन 2B, दो ख बालक, चाइल्ड, ठीक है, मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 14 साल की उम्र कंप्लीट नहीं हुई है। सेक्शन 2C, कंपिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी जिसे हम कहेंगे, इनका काम क्या है? कंपिटेंट अथॉरिटी क्या है? तो जो हम मिनिमम वेजेस की बात करते हैं ना, न्यूनतम जो हम बोलते हैं कि इतने तो वेजेस देने ही चाहिए, इन ये किसी एक बेस के बेसिस पे या किसी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे, महंगाई भत्ते के बेसिस पे, या महंगाई जो हम लोग बोलते हैं ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिकली यहाँ पे है जीवन व्यापन करने के लिए जो लागत लगती है, ठीक है, मेरा रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजें मुझे जरूरत होती है, तो इसका ना एक खर्चा है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडेक्स क्या है? एक तरीके का यूनिट है आइडेंटिफाई करने का। जैसे आज का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस जो भी है, तो हम डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं कि हाँ, हमें से पता चलता है कि ये यूनिट है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आज की टेम्परेचर। वैसे ही इंडेक्स नंबर होगा, कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करने का काम किसके बेसिस पे? इसी महंगाई भत्ते के ऊपर, या बेसिकली जीवन व्यापन में जो खर्चा होगा, जो लागत होती है, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको पहचान कर जो अथॉरिटी, जो प्रशासन इसको आइडेंटिफाई करता है इस नंबर को, हम उसे कहते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी। तो इस कंपिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करने का काम किसका है? समुचित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है। ये क्या करती है? इस अथॉरिटी का काम है असर्टन करना, असर्टन यानी आइडेंटिफाई करना, पता करना समय समय पर स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो भी हमारे स्केड्यूल या अनुसूची में दी गई है, उन कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले जीवन व्यापन लागत सूचकांक संख्या, ठीक है, इंडेक्स नंबर, इसको निर्धारित समय समय पे आइडेंटिफाई स्पेसिफाई करने का काम इस कंपिटेंट अथॉरिटी का होता है, और ये नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या है? जिसे हम जीवन व्यापन लागत, दो चीजें बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में, और लेजिस्लेटिव लैंग्वेज में हम निर्वाह खर्च सूचकांक, ठीक है, कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर कहेंगे। क्या है ये? होती क्या है? अब यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली बात है, सेक्शन, सेक्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है किस सेक्शन में कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर को डिफाइन किया गया है। तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D में, 2 घ में। क्या है? इन रिलेशन टू एनी स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो भी हमारे अनुसूची के अनुसार जो अनुसूचित रोजगार है, इन रिस्पेक्ट टू विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, उन स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स किए गए हैं, means the index number ascertained and declared by competent authority by notification, वो एक नंबर जो competent authority ने डिक्लेयर किया है, किस लिए? मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को फिक्स करने के लिए। सक्षम प्राधिकारी ने जिस सूचकांक को डिक्लेयर किया है अनुसूचित मजदूरों के मिनिमम वेजेस को, न्यूनतम वेजेस को डिसाइड करने के लिए, हम उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। विवेक मुझे बता देना जहां पे लगता है कि हिंदी लैंग्वेज में बैरियर आ रहा है या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप प्लीज मुझे बीच बीच में बता देंगे, उसी हिसाब से फिर मैं प्रोसीड करूंगी।
अब हम आते सी टर्म्स को याद रखेंगे, ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही दे रही हूं, बस वो थोड़ा सा लेजिस्लेटिव टर्म्स हिंदी में आप याद रखेंगे, आप हिंदी लैंग्वेज के जो भी हैं उनको ज्यादा इजी होगा इन चीजों को समझने में रादर देन मी। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 2E एम्प्लॉयर पे, नियोजक, नियुक्ता, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ये कौन है और इनकी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक एम्प्लॉई को, मजदूर को सही वक्त पे क्या देंगे, वेजेस देंगे, बिना किसी डिडक्शन के, बिना किसी रोक टोक के, बिना देरी के, सही वक्त पर वो वेजेस प्रोवाइड करेंगे। तो एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति, मीन्स अ पर्सन, ठीक है, एम्प्लॉयर इज अ पर्सन जो चाहे डायरेक्टली या थ्रू अनदर पर्सन, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर क्यों ना हो या कोई और अदर पर्सन, एम्प्लॉयर ने जिसने डायरेक्टली अपने अंडर में एम्प्लॉइज या वर्कर ले लो यहाँ पे, या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, इफ ही हैज एम्प्लॉयड वन और मोर, यानी एक भी, तो स्पेसिफिकली आपको मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर में क्या याद रखना है, वर्कर की डेफिनेशन में ये लिखा गया है, सॉरी वर्कर नहीं, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में, नियोजक की डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि अगर वो एक व्यक्ति को भी, एक या उससे ज्यादा, एक को भी एम्प्लॉय करता है तो हम उसे नियोजक कहेंगे। ठीक है, अब ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो एम्प्लॉयर मीन्स एनी पर्सन हु डायरेक्टली और थ्रू, कोई ऐसा व्यक्ति चाहे सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से या अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी अनुसूचित रोजगार में जिसमें न्यूनतम मजदूरी दरें इस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई हैं, एक या एक से अधिक कर्मचारी की नियोजित करता है। और इसमें धारा 26, ठीक है, एक्सेप्शंस है, इसे हम पढ़ेंगे, वो एक्सेप्शंस 26 में ही पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 26 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब एम्प्लॉयर तो हमको ये समझ में आ गया कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या किया है, एक या उससे ज्यादा, वन और मोर, ऐसे व्यक्ति को हायर किया हुआ। अगर एक फैक्ट्री है, कारखाना है, ठीक है, जहां पे स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, अनुसूची काम हो रहा है अनुसूची के हिसाब से, अगर वो फैक्ट्री है, कारखाना है, फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत फैक्ट्री डिफाइन की गई है, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत हम फैक्ट्री डिफाइन करते हैं, अगर वो फैक्ट्री है तो वहां पे हम एम्प्लॉयर किसे कहेंगे, फैक्ट्री में अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, जिस व्यक्ति को फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है उस व्यक्ति को हम एम्प्लॉयर कहेंगे। एक कारखाने में जिस व्यक्ति को प्रबंधक रूप से नामित किया गया है, अपॉइंट किया गया है, वो वहां पे एम्प्लॉयर होगा। अगर कोई एक ऐसा स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है, प्रतिष्ठान है, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कंट्रोल में आती है, कोई भी एक एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो राज्य सरकार के कंट्रोल में आ रही है या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रही है, ऐसे केस में जिस पर्सन को सरकार ने कंट्रोल की अथॉरिटी दी है, अपॉइंट किया है, स्पेशली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपॉइंट करके रखा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे इस एस्टेब्लिशमेंट का देखरेख करना। पहली बात तो अगर सुपरविजन के लिए उस पर्सन को अपॉइंट किया है, देखरेख निगरानी के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट किया होगा सरकार ने, तो हम उससे क्या कहेंगे, एम्प्लॉयर कहेंगे। अगर ऑफिशियली ऐसे किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया गया है, नहीं रखा गया है, तो वहां का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, हम उसे एम्प्लॉयर कहेंगे। इज दिस क्लियर? वहां का विभाग अध्यक्ष, तो फैक्ट्री के केस में हो गया आपका मैनेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के केस में हो गया एचओडी। क्लियर, समझ में आ गया? अगर इसके अलावा
गवर्नमेंट के अलावा और फैक्ट्रीज के अलावा कोई और एस्टेब्लिशमेंट है जो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जहां पे काम हो रहा है, ऐसे केस में वो व्यक्ति, वो पर्सन हु इज हैविंग अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरविजन, ठीक है, एक ओनर जो होता है ना, उस जगह का मालिक, उस मालिक को वो रिस्पॉन्सिबल है पूरा सुपरविजन देखने के लिए, मतलब मालिक ने उसको रख रखा है पूरे कंप्लीट सुपरविजन के लिए, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को हम कहेंगे एम्प्लॉयर। और इन एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नियोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे आर पेइंग मिनिमम वेजेस टू दी वर्कर्स अंडर देम, न्यूनतम मजदूरी देने का काम या भुगतान करने का काम इन्हीं नियोजक का होता है। एम आई क्लियर? सभी को ये क्लियर है? एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, फैक्ट्री के केस में कौन एम्प्लॉयर होगा, गवर्नमेंट के केस में कौन एम्प्लॉयर होगा, अगर फैक्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बाकी केस में कौन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जो इस लॉ के अंदर में एज पर दी रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है। स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब अनुसूची के अंतर्गत हमारी जो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, हम उसे क्या कहेंगे, स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, सेक्शन 2H, मजदूरी या वेजेस जिसे हम कहेंगे। ठीक है, अब वेजेस देखो, इस लॉ के अंदर मूल वेतन कह लो इसे, नॉट मूल वेतन, मजदूरी ही कहेंगे हम इसे। अब इसे वेजेस देखो, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये लॉ क्यों बना या इस अधिनियम को बनाने का कारण क्या है कि एक एम्प्लॉयर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, जिम्मेदारी डालना कि अगर आपने एक भी व्यक्ति को अपने अंडर हायर किया हुआ है, आप उससे काम करवा रहे हो, तो आपके ऊपर सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है जिससे आप भाग नहीं सकते। अगर आप नहीं देते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिए जाएंगे। तो एक एम्प्लॉयर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना कि आप उनको सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी दे, उससे नीचे नहीं उतरेंगे। अगर किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, समुचित सरकार ने किसी भी एक लोकेशन के लिए, लेट्स से मेट्रो, नॉन मेट्रो सिटीज हम बोलते हैं ना, नॉन मेट्रो सिटीज के लिए तय किया है स्किल्ड वर्कर्स के लिए कि 8,000 रुपए तो मिनिमम देंगे, तो आप 8,000 के नीचे नहीं जा सकते, आपको 8,000 तो देनी ही है। बट ये 8,000 रुपए तय कैसे किए जाते हैं, या ये जो मिनिमम वेजेस 8,000 है, इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, कौन क्या क्या कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कि मैंने जब वेजेस डिसाइड करने, जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने वेजेस डिसाइड किए होंगे, तो उन्होंने क्या क्या कंसीडर किया होगा। थोड़ा सा इसको ऐसे समझ के लीजिए कि सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार क्या करती है, ये मिनिमम वेजेस को डिसाइड करती है। तो ये जो वेजेस होते हैं ना, ये जो वेजेस डिसाइड किया, हर एक एम्प्लॉय का एक सैलरी स्ट्रक्चर होगा, 20,000 रुपए होगा। ठीक है, 20,000 में से उसका बेसिक होगा, HRA होगा, DA होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, उसको एक सैलरी ऑफर करते हैं। तो जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, इन सारे कंपोनेंट्स में सब कुछ हटा सकता है, लेकिन वो जो मिनिमम वेजेस है उनको नहीं हटा सकता। तो कौन से कंपोनेंट है कि वो हटा नहीं सकता, ये तो देना ही पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड। यानी नॉट इंक्लूडेड में हम एग्जांपल लेके चलते हैं, बोनस। चलो, एक किसी ने बोनस कमाया, व्यक्ति ने ओवर टाइम किया और ओवर टाइम कमाया, तो आप उसको वेजेस के इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है? ये डेफिनेशंस अलग अलग लॉ के अंदर में, जो मजदूरी की डेफिनेशन है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ेंगे ना हम, उसके अंदर में, और डेफिनेशन जब पढ़ते हैं, परिभाषा जब वेजेस की पढ़ते हैं, तो इंक्लूड के अंदर और नॉट इंक्लूड के अंदर में फैक्टर बदल जाते हैं। ऐसा क्यों है? हर एक लॉ का अपना पर्पस है। इस मिनिमम वेजेस एक्ट का पर्पस ये है कि इतना तो पैसा देना, आप एज एन एम्प्लॉयर इतने तो पैसे देंगे। तो पहले तो मैं आपको कंपोनेंट बताती हूं, फिर समझते हैं कि क्यों इंक्लूडेड में आता है और क्यों इंक्लूडेड जो दूसरी चीजें हैं वो नॉट इंक्लूडेड में आता है।
ठीक है, तो चलो वेजेस के इंक्लूडेड, मजदूरी के इंक्लूडेड वाले पार्ट में क्या होगा, तो पहले तो समझते हैं वेजेस क्या होते हैं। ऑल रेमरेशन, ठीक है, वो सारी पारिश्रमिक, मतलब अपने काम के अगेंस्ट जो उसको पैसा मिलता है। ऑल रेमरेशन केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी, जिसे हम पैसों में व्यक्त कर सकते हैं, वो मनी टर्म्स में टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसने 2 घंटे काम किया, 2 घंटे के 100 रुपए, 200 रुपए, ये हम टर्म्स, मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से जो वो सारा रेमरेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, which would if the terms of the contract of employment expressed implied were fulfilled by a payable person। ये सिंपल सा मतलब ये है। 1948 की बात है, आजादी के बाद की बात है। तो तब का जो सिनेरियो था ना, वहां पे तब अपॉइंटमेंट लेटर सभी को इश्यू हो रहे हैं, जरूरी नहीं है। तो किसी को लिखित, एक्सप्रेस्ड यानी लिखित, लिख के अपॉइंट किया, किसी को इम्प्लाइड, कल से आ जाना, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस करके, इम्प्लाइड यानी अंडरस्टूड, जहां आपको लिखित नहीं है बट मौखिक, आपको इम्प्लाइड यानी आप अंडरस्टैंड, आप समझ गए, हाँ कल से आना है, मैंने 8 दिन काम किया, मेरी इतनी सैलरी हो रही है, मेरे को इतना वेतन मिलेगा। तो चाहे वो एक्सप्रेस्ड हो, मौखिक हो, लिखित हो, अगर वो फुलफिल हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट, वो चीज, वो काम अगर उस एम्प्लॉय ने फुलफिल किया है, तो वो जितने पैसे, जो भी रेमरेशन उसका बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, रेमरेशन कहेंगे। इसके अंदर में इंक्लूडेड वाला पार्ट होता है हाउस रेंट अलाउंस, बट डज नॉट इंक्लूड। तो आपका आता है बेसिक प्लस एचआरए। सभी को क्लियर? और हम कैलकुलेशन के पर्पज से डियरनेस अलाउंस भी लेते हैं, वो आगे समझेंगे डीए क्यों इंक्लूडेड होता है। तो पहले तो यहाँ पे सिंपल समझिए कि डियरनेस, सॉरी, एचआरए, बेसिक प्लस एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, गृह भत्ता शामिल होता है। अभी हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, सी, मैं बेसिक चीजें की बात करूं ना, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर, फूड क्लोथिंग शेल्टर, ये मेरी बेसिक नीड है। तो मिनिमम वेजेस को भी ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि उसकी ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। इसलिए किसी भी वेज के अंदर में जो हाउस रेंट अलाउंस है, तो अगर जरूरी नहीं हर किसी व्यक्ति का अपना खुद का मकान होगा, वो कहीं पे रेंट पे रह रहा होगा ना, तो इतना रेंट आप उसे देंगे कि एरिया के हिसाब से वो वहां सरवाइव कर सके। इसलिए हाउस रेंट अलाउंस का मतलब होता है कि रेंट के अगेंस्ट आपको जो अलाउंस मिलता है। लेकिन जो इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड में हमने क्या पढ़ लिया कि मूल वेतन और आपका एचआरए इंक्लूडेड होगा। नॉट इंक्लूडेड में एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, कोई गृह आवास, रोशनी, पानी, चिकित्सा सहायता, ये फैसिलिटीज है, सर्विसेज है। तो जैसे हम बात करते हैं बीएचईएल हो गया, या किसी प्राइवेट सेक्टर में, जैसे माय फादर वाज वर्किंग विद वोल्टास, तो क्या होता है कि ये कंपनीज है ना, सोसाइटी देती है लिविंग या क्वार्टर्स प्रोवाइड करती है अपने वर्कर्स को। तो ये जो रहने की हाउस अकोमोडेशन जिसे हम बोलते हैं, गृह आवास विकास, ठीक है, तो उस केस में इनका जो वैल्यू होता है, इनका जो रेंट होता है ना, कंसेशनल रेट पे वो ले लिया जाता है। मतलब उनका ये, उनका मतलब इस यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको सप्लाई ऑफ लाइट मिल रही है, मेडिकल अटेंडेंस मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी सैलरी या वेजेस का हिस्सा है। नहीं, वो आपको सर्विसेज है, वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। एनी अदर एम्यूनिटी और दी सर्विसेज एक्सक्लूडेड बाय जनरल और स्पेशल बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या किसी और तरीके की सेवाएं या सुविधाएं जो समुचित सरकार द्वारा क्या की गई है, विशेष आदेश द्वारा, और उनको बाहर रखा गया कि एक्सक्लूडेड है, कि नहीं ये पार्ट हिस्सा नहीं है मिनिमम वेजेस का। और किसी भी तरीके का एम्प्लॉयर का, नियोजक का योगदान पेंशन के लिए या प्रोविडेंट फंड के लिए, पेंशन फंड या भविष्य निधि के लिए जो एम्प्लॉयर, नियोजक कंट्रीब्यूशन देता है, योगदान देता है, वो इंक्लूडेड नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा क्यों है? इंक्लूडेड पार्ट में हमारा बेसिक एचआरए आता है, हाउस अकोमोडेशन नहीं आता, सर्विसेज नहीं आते, प्रोविडेंट फंड नहीं आते, और पेंशन की नहीं आती। क्या ये नहीं मिलेंगे? मिलते हैं, लेकिन ये मिनिमम वेज का हिस्सा नहीं है। मतलब हमने ये जो मिनिमम वेजेस, या सरकार ने ये जो मिनिमम वेजेस बनाया है,
ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा सोच के देखो, क्योंकि ओवर टाइम सबके अलग होगा, सबके लिए सबके लिए दिया गया कंट्रीब्यूशन अलग होगा। अगर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स न्यूनतम यानी बेसिक चीजों में ऐड कर दिए गए तो एम्प्लॉयर तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, उसका कॉस्ट इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो हम या फिर सरकार ने मिनिमम वेजेस को ऐसे बनाया है, ऐसे डिजाइन किया है कि वो एम्प्लॉयर के ऊपर भी कोई बर्डन ना हो, और उनको बनाते वक्त ये भी ध्यान रखा गया है कि उसकी जो बेसिक फूड क्लोथिंग शेल्टर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। अब समझ में आया कि क्यों ऐसा है, इंक्लूडेड पार्ट में कोई चीज क्यों इंक्लूड होती है किसी लॉ में और नॉट इंक्लूडेड में क्यों होती है। जब हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ेंगे तब मैं उसको वहां पे और अच्छे से समझाऊंगी, तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर किसी भी लॉ का पर्पस समझेंगे तो आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि बेसिक है, मिनिमम वेज है, इतना ही देना है, इतना नहीं देना है कि वो एम्प्लॉयर के ऊपर बर्डन हो जाए। प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन अगर आपको समझ में आया। मैं बहुत ही स्लो जा रही हूँ, बहुत बहुत स्लो जा रही हूँ। ठीक है, और भी चीजें जो इंक्लूडेड नहीं होती हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया आपका, कोई यात्रा भत्ता ये इंक्लूडेड नहीं होता है, ट्रैवलिंग कंसेशन इंक्लूडेड नहीं होता है। एनी सम पेड टू अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर स्पेशल काम के लिए किसी कारणवश विशेष काम के लिए बाहर भेजा है और उसके लिए खर्चा आ रहा है, तो विशेष खर्चा जो दिया जा रहा है वो आपके इंक्लूडेड पार्ट में नहीं आएगा। किसी भी तरीके की ग्रेच्युटी की पेमेंट जो एम्प्लॉयर करेगा वो भी उसमें नहीं आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 2I में, एम्प्लॉई की डेफिनेशन किसे कहेंगे, कौन है कर्मचारी, सारे, सब कोई नहीं। तो कर्मचारी की डेफिनेशन में कौन कौन आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड कोई नहीं रिप्लाई करता है सीरियसली, मतलब यस भी नहीं लिखते, 5 लोग हैं किसी ने यस नहीं लिखा। एम आई नॉट टीचिंग नाइसली, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बता सकते हैं। हम्म, हाँ ठीक है, बाकी सो रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं समझ में आ रहा है, श्रुति को समझ में आ रहा है, मानसी, नरेश, नॉट गेटिंग द पॉइंट्स, विक्की। सी आई डोंट थिंक सो एनीवन हियर इज जिसको कंप्लीट इंग्लिश चाहिए। कंप्लीट इंग्लिश वालों के लिए आई विल हैव अ डिफरेंट बैच। हिंदी इंग्लिश इतने मतलब स्टूडेंट्स ऐसे तो हैं जिन्हें हिंदी भी समझ में आती है, इंग्लिश भी, बाइलिंगुअल है। चलो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2I पे, जो कि है मजदूर की सॉरी कर्मचारी की डेफिनेशन, एम्प्लॉई की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, एम्प्लॉई की डेफिनेशन। एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड, अगेन जैसे कि मैंने कहा 1948 का लॉ है, हायर और रिवॉर्ड, इसका सिंपल सा मतलब होता है मनी के अगेंस्ट, या फिर मनी पैसा ना देके उन्हें रिवॉर्ड के रूप में कुछ और चीजें दी जाती है। ठीक है, या आप उसे हायर बोल लो या उसको ये कह लो कि आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी टर्म में है। यस, somebody have raised the hand। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एम्प्लॉई का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति या कर्मचारी का मतलब है, पहले तो हर चीज में अब आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि हम जब मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर केवल और केवल स्केड्यूल्ड यानी जो अनुसूची दी गई है उसी अनुसूची के अनुसार हम पढ़ते हैं, और बाहर के एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट की बात नहीं करते। ठीक है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो हायर या रिवॉर्ड, ठीक है, टू डू एनी वर्क लाइक स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लरिकल, ये 4 टर्म्स याद रखेंगे। कुशल, अकुशल, शारीरिक,
मानसिक काम करने पर के लिए भाड़े, यहां पे हायर से सिंपल आपको लेकर आए हैं टेम्पररी पर्पस के लिए, ठीक है, आपको किसी और से लेकर आए हैं टेम्पररी पर्पस के लिए, मॉनेटरी के लिए पैसा देकर, या उसके अगेंस्ट कोई आपको इनाम देंगे, ठीक है, दोनों ही पर्पस हो सकते हैं। चार चीजें क्या याद रखेंगे? स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, कुशल, अकुशल, शारीरिक या मानसिक काम करने के लिए ऐसा व्यक्ति जो एक एम्प्लॉयर के अंडर ये काम कर रहा है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड। देखो लॉ की लैंग्वेज है ना, तो घुमा घुमा के लिखा गया है कि स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है। कौन सी स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट? जिनके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स की गई है। आपको ये लैंग्वेज याद रखनी है, बस इतना समझना है कि कौन से चार लोग, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल और क्लरिकल, ठीक है। It includes an out worker to whom any articles or materials are given out by another person to be made, clean, washed, altered, ornamented। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। आउट वर्कर कौन होता है? बाहर बाहर का कर्मचारी, ठीक है। ये कौन होता है? आउट वर्कर की डेफिनेशन आप याद रखेंगे। एक कंपनी है, एक कारखाना है, एक प्रतिष्ठान है, एक फैक्ट्री है, यहाँ पे मजदूर आते हैं काम करने के लिए। ये रोज इसी स्पेस में आते हैं, यहीं आते हैं, इसी प्रमाइसिस में आते हैं, परिसर में आते हैं। आउट वर्कर, बाहर कर्मचारी वो है जो इस प्रीमाइसिस में काम नहीं करता है, ठीक है, अदर देन द प्रीमाइसिस। ये जो परिसर है, फैक्ट्री है, इसके बाहर कोई काम जो इस परिसर से ही रिलेटेड है, इस कंपनी से ही रिलेटेड है, चाहे वो क्लीनिंग का हो, वॉशिंग का हो, अल्टर ऑर्नामेंटिंग का हो, फिनिशिंग का हो, रिपेयर का हो, सेल का हो, ठीक है, बिजनेस, किसी भी ट्रेड या बिजनेस का हो, लेकिन वो परिसर में ना होकर एम्प्लॉयर के घर में आइदर कैरी आउट, आइदर इन द होम ऑफ द आउट वर्कर और इन सम अदर प्रीमाइसेस नॉट बीइंग प्रीमाइसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। लेकिन काम वो कंपनी का ही कर रहा है, काम वो कंपनी का ही कर रहा है, काम वो फैक्ट्री का ही है, काम वो उसी से रिलेटेड है, जो व्यवसाय, व्यापार, जो भी कहो आप, वो काम उसी से रिलेटेड है। बस इतना है कि वो परिसर में आके नहीं करता। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आउट वर्कर मतलब, इस आउट वर्कर को आप पैसे नहीं दोगे क्या? उसकी मिनिमम सैलरी नहीं बनती है? बनेगी, इसलिए तो उसको एम्प्लॉय की डेफिनेशन में डाला है। हम एम्प्लॉय या मजदूर की डेफिनेशन इसलिए पढ़ते हैं, या कर्मचारी की डेफिनेशन इसलिए पढ़ते हैं, ये समझने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में, कारखाने में, प्रतिष्ठान में काम करता है, कैसा भी काम करता है, तो उसे मिनिमम वेजेस तो मिलेंगे ही। तो चाहे वो क्यों आपका आउट वर्कर क्यों ना हो, जो परिसर में आके काम नहीं कर रहा है, बाहर काम कर रहा है, ठीक है। और कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि चलो, अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि समुचित सरकार ने डिक्लेयर कर दिया आगे चल के कि आउट वर्कर तो भैया परमानेंट एम्प्लॉय, तो आपने डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो इंक्लूडेड होगा। बट कौन इंक्लूडेड नहीं है? आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। ऐसा कोई कर्मचारी जिसे समुचित सरकार घोषित कर देती है कि वो अब कर्मचारी है, वो इंक्लूडेड होगा, लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस में है वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन में। यहां पे हम खत्म कर रहे हैं सारी डेफिनेशंस। सभी को क्लियर? चलो पढ़ लिए, पर्पस पढ़ लिया, सारे डेफिनेशंस पढ़ लिए। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन प्लीज प्लीज पूछेंगे आप? वैसे तो मैंने और ज्यादा पढ़ाने के लिए आज कंटेंट क्रिएट किया था, बट ऑलमोस्ट एक घंटा हो चुका है, तो हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल से हम सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आप इन डेफिनेशंस को याद करेंगे, सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। क्या है, क्यों है, पर्पस क्या है, मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। चलो, इसमें मैक्सिमम वेज की लिमिट भी है? नहीं, मिनिमम की होती है मानसी। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे
मिनिस्ट्री वेबसाइट पे स्किल्ड अनस्किल्ड, ये जो कौशल, कुशल, अकुशल, मान ये सारे लोगों के लिए, क्लरिकल, इन सारों लोगों के लिए एरिया वाइज, लोकेशन वाइज आगे पढ़ने वाले हैं कि एक समुचित सरकार या एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकेशन वाइज, एरिया वाइज, लोकेलिटी वाइज, डिफरेंट कैटेगरी वाइज कैसे मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है। तो आपको अगर आइडिया लेना है, समझना है कि कैसा है, तो आप अगर सर्च भी करेंगे ना वेबसाइट पे जाके, तो आपको वहां पे लिस्ट मिल जाएगी कि ये इतना मिनिमम वेज स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, ये इसके लिए। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है लोकेशन वाइज भी, लेकिन डिफरेंस होता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। इसके आगे के सेक्शंस, अब हम डेफिनेशंस खत्म कर लिए हैं, इसके आगे के सेक्शंस हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।